बैंक, ऐसे ऐसे स्विट्जरलैंड में कुछ बैंकें हैं। एक का नाम है बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिक, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 36 बैंकें हैं। उन बैंकों में नेताओं के खाते खुले हैं, भारत के नेताओं के, उनमें पैसा रखा हुआ है। ये जो 36 स्विट्जरलैंड की बैंकें हैं, इनका एक एसोसिएशन है, स्विस बैंक एसोसिएशन उसको कहते हैं। उनकी हर साल एक रिपोर्ट निकलती है। उस रिपोर्ट में वो बताते हैं कि कितना धन उनकी बैंकों में जमा है। तो पिछले साल उनकी रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि भारत के नेताओं का स्विट्जरलैंड की बैंकों में 1500 अरब डॉलर जमा है। 1500 अरब डॉलर। अरब का माने 100 करोड़। 1500 में 100 करोड़ का गुणा करो, इतने डॉलर। और एक डॉलर में 50 रुपया होता है, तो 1500 में 100 का गुणा करो और 50 का गुणा करो, इतने रुपए। तो ये रुपए में निकलता है 75 लाख करोड़ रुपए। 75 लाख रुपए नहीं, 75 करोड़ भी नहीं, 75 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसको कैलकुलेटर में नहीं लिख पाते, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। हां, सच में कैलकुलेटर फेल हो जाता है। आप लिख के देख लो, मैंने लिखा था। कारण जानते हैं क्या है? कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इस 75 लाख करोड़ को लिखने में 16 अंक लगते हैं। 16, 75 लिखना, फिर 0 0 0 0 0 0 14 बार जीरो लगाना, तब 75 लाख करोड़ लिखा जाता। इतना लूट के नेताओं ने स्विस बैंकों में रख लिया। फिर थोड़े दिन बाद एक और जानकारी मिली, स्विट्जरलैंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया में। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है पनामा, बहुत छोटा सा। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है गिनी बिसाऊ, बहुत छोटा सा। फिर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ट्रिनिडाद। फिर एक छोटा सा देश है, उसका नाम है टोबैगो। ऐसे 70 देश और हैं, वहां भी भारत के नेताओं के खाते खुले हुए हैं। और उन देशों की बैंकों में 35 लाख करोड़ और जमा किए हुए हैं। माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपया भारत के हरामी निकम्मे नेताओं ने लूट लूट कर विदेशी बैंकों में रख लिया। आप बोलो इनको हरामी न कहें तो क्या कहें? इससे अच्छा शब्द है आपके पास तो मुझे बता दो, मैं कहूंगा। इतना लूटा है इस देश को। अब मुझे दर्द इस दिल में यह है कि पहले अंग्रेज लूटते थे, यह देश गरीब हो गया। अब काले अंग्रेज लूट रहे हैं, तो गरीबी ही आएगी और क्या आएगा इस देश में? बताओ, खुशहाली कैसे आएगी? गरीबी ही आएगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस देश की गरीबी अगर मिटानी है तो ये लूट बंद करानी पड़ेगी, नहीं तो ये गरीबी हटेगी नहीं, मिटेगी नहीं। ये कुछ ऐसी कहानी है कि एक घड़ा है आपके पास, उसमें पानी भरो और ये कहो कि घड़ा लबालब भर जाए। ये तभी संभव है जब घड़े में छेद ना हो, और घड़े में 20 छेद कर दें, कितना भी तेज नल के नीचे रख दो, वो कभी भर ही नहीं सकता, क्योंकि पानी उसमें से निकलता रहता है। देश की लूट अगर ऐसे ही होती रहेगी, देश में कभी अमीरी आ नहीं सकती, गरीबी ही आएगी। इन अधिकारी और नेताओं ने कितना लूटा है इस देश को, मैं कुछ बताता हूं आपको। मैं महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से रहता हूं। महाराष्ट्र में एक नेता है, नाम नहीं लेता मैं उसका, हां, क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर है। देखिए, आप तुरंत समझ जाएंगे, 1 मिनट लगेगा आपको समझने में, नाम नहीं लूं तो भी समझ जाएंगे। वो नेता के घर में 20 साल पहले खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था, दूसरों की जेब से पैसे निकाल के बंबई जाता था, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के।
अब उसको मौका मिल गया मुख्यमंत्री बनने का, केंद्र सरकार में मंत्री बनने का। आज उस अकेले नेता के पास बंबई से पूना के बीच की हजारों एकड़ जमीन है एक नेता के नाम से। अरे अब आप क्यों बोल रहे हैं? आपको मालूम ही है कितने होशियार लोग हैं। अब आप अंदाजा लगा लो कि एक नेता के पास बंबई से लेके पूना के सब गांव की हजारों एकड़ जमीन है, एक के पास। कितना लूटा होगा। एक और ऐसे ही नेता है महाराष्ट्र में। 20 साल पहले वो दादर रेलवे स्टेशन पे भाजी बेचता था, पालक बेचता था, मेथी बेचता था, छोटे छोटे गड्ढे बना के बेचता था। आज उसके पास बंबई में 20,000 करोड़ की संपत्ति। एक नेता है नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था 20 साल पहले, आज उसकी 25,000 करोड़ की संपत्ति। इतनी संपत्ति बनाई है एक एक नेता ने। और ये नेता अकेले नहीं है, अधिकारी भी हैं इस लूट में। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, आपका पड़ोस में उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी हुआ, उसका नाम अखंड प्रताप सिंह। आईएएस अधिकारी था, चीफ सेक्रेटरी था। उसके घर में जब छापा पड़ा तो 480 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। और सीबीआई ने जब छापा मारा तो यह बताया गया कि यह उसका एक घर है, ऐसे 20 घर और हैं। एक घर में 480 करोड़ निकला। अब वो अधिकारी जब से आईएएस बना उस दिन से उसकी तनख्वाह मैंने जोड़ी। उसने 36 साल नौकरी की, यूपी कैडर में आईएएस ऑफिसर। आखिरी नौकरी जब उसकी थी तो उसकी तनख्वाह थी 90,000 रुपए कुल मिलाकर। तो 90,000 रुपए महीने से मैंने सब जोड़ डाला तो कुल जो धन निकलता है वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होता। और उसमें उसने बीवी बच्चे पाले, घर चलाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कुछ तो खर्च हुआ होगा। ये थोड़ी है कि सारी बचत हो गई होगी। तो 20, 25, 50 लाख खर्च भी हुआ होगा। तो 480 करोड़ कहां से आया? सीधी सी बात है, लूट में से आया, घूस में से आया, भ्रष्टाचार से आया। ऐसे हमारे देश में ये जो अखंड प्रताप सिंह और जिन 3 नेताओं का मैंने नाम लिया, ऐसे 80,000 लुटेरे हैं जो सफेद पोश हैं और लूट रहे हैं इस देश को। कहीं लोकसभा में बैठे हैं, कहीं विधानसभा में बैठे हैं, कहीं मंत्री बने हुए हैं, कोई सेक्रेटरी बना हुआ है सब लुटेरे। अब मुझे दुख इस बात का है कि पहले इस देश में माधो सिंह नाम का एक डाकू था, मोहर सिंह नाम का एक डाकू था, जालिम सिंह नाम का एक डाकू था। ये माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह जैसे कुछ डाकू थे। पुलिस उनके पीछे पड़ी रहती थी और उनको मार के खत्म कर ही दिया। क्यों? लुटेरे थे। वो क्या लूटते थे? किसी गांव में चले गए, जमींदार को लूट लिया, किसी गांव में चले गए, पैसे वाले को लूट लिया। लेकिन वो इतने भले थे कि जमींदारों से पैसा लूटकर गरीब लड़कियों की शादी में दे दिया करते थे। ये ठीक है, वो लूटते थे, लेकिन गरीबों की लड़कियों के विवाह कराते थे, किसी को मंदिर बनवाते थे, किसी का कुछ करते थे। तो इधर से लूटते थे, उधर देते थे, तो जनता उनका बड़ा सम्मान करती थी। बस पुलिस उनके पीछे रहती थी, जनता तो सम्मान करती थी। अब मुझे लगता है कि ये माधो सिंह, मोहर सिंह, जालिम सिंह से बड़े लुटेरे तो ये हरामी हैं जो लूट लूट के विदेशी बैंकों में भर रहे हैं और किसी गरीब की बेटी की शादी ये नहीं कराते, किसी की मदद नहीं करते, उल्टा लोगों से छीन छीन के अपना खजाना भरते रहते। तो मैं तो कहता हूं ये माधो सिंह, मोहर सिंह मरे थोड़ी हैं, उन्हीं की आत्मा इनमें प्रवेश कर गई है और ज्यादा खराब तरीके से प्रवेश कर गई है। ये तो लूट लूट के विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। कम से कम डाकू माधो सिंह का स्विस बैंक अकाउंट नहीं था,
डाकू मोहर सिंह का स्विस बैंक अकाउंट नहीं था। इन हरामियों के तो विदेशी बैंकों के खाते हैं, यहां से पैसा ले जाके वहां रखते हैं। ऐसी स्थिति हमारे देश में है और हमको अब ये बात स्पष्ट समझ में आ गई कि जब तक ये लूट होती रहेगी ये देश सुधर नहीं सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। अब हमको समझ में आता है आजादी के 62 साल हो गए, देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है। इस देश में 3 लाख गांव हैं जहां बिजली नहीं। आप सोचिए, आपके गांव में तो नसीब अच्छा है, 10 घंटे बिजली आती तो है। मेरा जहां जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, वहां तो 1 घंटे क्या 1 मिनट बिजली नहीं आती, क्योंकि बिजली ही नहीं है मेरे गांव। एक बार एक मुख्यमंत्री को मैंने शिकायत की मेरे गांव में बिजली नहीं है, तो मुख्यमंत्री ने कहा अच्छा मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा कुछ करो, तो उसने खंबे गड़वा दिए बिजली के, तार उनमें अभी भी नहीं है, खंबे गड़े हुए हैं। अब किसी दूसरे मुख्यमंत्री को शिकायत करूंगा तो तार लगवा देगा, फिर बिजली कब आएगी? वो हो सकता है पंचवर्षीय योजना खत्म होते होते आए। ऐसे 3 लाख के आसपास गांव जहां बिजली नहीं, 2.5-3 लाख गांव में चलने के लिए सड़क नहीं, 2.5-3 लाख गांव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, पीने का पानी नहीं, और तो क्या बात करें। हमारे देश में 21 करोड़ परिवार रहते हैं, मात्र 7 करोड़ परिवारों को पीने का पानी मिलता है, बाकी को तो पीने का पानी भी नहीं। और उससे भी बड़े दुख और अफसोस की बात यह है कि 14 करोड़ परिवार इस देश में ऐसे हैं जहां की माताओं बहन बेटियों के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है। उनको सड़क के किनारे बैठकर अपने दैनिक जीवन की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। शर्म की बात है, आजादी के 62 साल में ये इस देश में होता है। क्या हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ? पैसे लूटे गए, विकास होगा कहां से? और कितने पैसे लूटे जाते हैं आप अंदाजा लगाना चाहें तो केंद्र सरकार हर साल हमसे टैक्स के रूप में जो लूटती है वो 6.25 लाख करोड़ रुपए हर साल। आपको मालूम है केंद्र सरकार टैक्स लगाती है आपके ऊपर, उसमें से 6.25 लाख करोड़ वो ले लेते हैं। फिर 31 राज्य हैं इस देश में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, 31 राज्यों की राज्य सरकारें हर साल 12 लाख करोड़ लूटती हैं हमसे। और फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, वो अलग से टैक्स लेते हैं। नगर पालिकाओं का टैक्स अलग है, राज्य सरकार का टैक्स अलग है, केंद्र सरकार का अलग है। तीनों स्तर पर टैक्स के रूप में एक साल में 20 लाख करोड़ रुपए लूट लेते हैं। अगर ईमानदारी से ये 20 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए खर्च किया जाए तो इस 20 लाख करोड़ के धन से इतना सोना आता है कि गांव की एक एक सड़क सोने से बनाई जा सकती है। 1-2 साल में ही देश सोने की चिड़िया हो सकता है, इतनी बड़ी रकम है ये। लेकिन राजीव गांधी कहा करते थे कि इस 20 लाख करोड़ का 85% लुट जाता है 1984 में, और अब 90% लुट जाता है 2009 में। इसका माने सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया एक साल में विकास के लिए खर्च होता है, बाकी 18 लाख करोड़ की लूट हो जाती है हर साल। ये धन कौन देता है? 20 लाख करोड़ का आप देते हैं, मैं देता हूं। कैसे देते हैं मैं उदाहरण से बताता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है, ये आप खरीदो व्यावरा में, किसी भी दुकान से ये पेन खरीदोगे 10 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। हो सकता है 12 रुपए में मिले, हो सकता है 15, 10 से कम तो ये नहीं ही मिलेगा। आपको मालूम है ये 10 रुपए में जो पेन आप खरीदते हैं, इसको बनाने वाली एक कंपनी है बंबई में। उस कंपनी के मालिक के साथ एक बार मैंने खाना खाया। उसको मैंने पूछा कि भाई ये आपकी फैक्ट्री में पेन बनता है, आप कितने रुपए में ये बनाते हो और बाजार में हमको ये 10 रुपए से कम में नहीं मिलता। तो उसने कहा आपको क्या करना? मैंने कहा मुझे जानना है कि लूट कितनी हो रही है।
ये बनता कितने का है? तो ये पेन जब फैक्ट्री में बनता है तो उसकी जो लागत आती है उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की लागत। और ये जो टैक्स के लोग हैं ना, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वाले, ये उसको कहते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस, फैक्ट्री में बनने की कीमत, कुल कीमत। तो ये पेन उसने बताया फैक्ट्री में बनता है 1.5 रुपए का। मैं पूछा वो 1.5 का भी हिसाब बताओ, तो उसने कहा ये इसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है ना, ये 70 पैसे का है, 70-75 पैसे। इसके अंदर की जो रिफिल है वो 60-70 पैसे की, और फिर इसका ये जो बना है स्टील का, ये 10 पैसे का। लगभग 1.5 रुपए का ये पेन बन जाता है। मैं उसको पूछा तुम मुनाफा कितना लेते हो? उसने कहा 50 पैसा, तो 2 रुपए का होगा। अब ये 2 रुपए का पेन आपको 10 रुपए में मिलता है, क्योंकि 8 रुपए इस पर टैक्स लगता है, और इस पर केंद्र सरकार का टैक्स अलग लगता है, राज्य सरकार का अलग लगता है। माने एक पेन खरीदा, सरकार ने 8 रुपए लूट लिया आपसे इस पेन। ये और एक उदाहरण देता हूं। मेरे हाथ में एक घड़ी है, ये घड़ी टाटा कंपनी की है, टाइटन। एक बार मैं इस फैक्ट्री में भाषण देने गया था, टाइटन की फैक्ट्री में। वहां के एक मैनेजर को मैंने पूछा, ये घड़ी मैंने बाजार से खरीदी है, 570 रुपए की आई, और इसको खरीदे हुए 10 साल हो गया। तो मैं पूछा भैया ये घड़ी कितने की बनती है आपके यहां? तो उसने कहा घड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस है 70 रुपया, और मैंने खरीदी ये 570 रुपए। ऐसे लूटा है। कैसे लूटते हैं आपको टैक्स के रूप में और एक उदाहरण देता हूं। ब्यावरा में आप घर बनाओ, घर बनाने के लिए सीमेंट खरीदोगे, सीमेंट का एक 50 किलो का पैकेट आप खरीदोगे, कितने का आता है? 250 रुपए का। आपको मालूम है 250 रुपए का जो सीमेंट पैकेट आप खरीदते हो वो फैक्ट्री में 76 रुपए में बनता है। लोहा खरीदो आप घर बनाने के लिए, 1 किलो लोहा मिलेगा 50 रुपए का, और 1 किलो लोहा फैक्ट्री में 12 रुपए का बनता है। कुछ भी खरीदो आप इस देश में, उस पर टैक्स है। बिना टैक्स की कोई चीज अब इस देश में नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में एक चीज थी जिस पर टैक्स नहीं था, वो नमक। इन काले अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लगा दिया। अब नमक भी बिना टैक्स के नहीं है। नमक बनता है समुद्र के पानी से, जिसमें कोई खर्चा नहीं है। सूरज की धूप, समुद्र का पानी, पानी सूख जाता है, नमक रह जाता है। वो नमक 15-20 पैसे किलो में सबको मिल सकता है, वो बिक रहा है 15 रुपए किलो। लूट रहे हैं आप। कोई भी चीज बाजार से आप खरीदें, टैक्स ही टैक्स हैं उसमें। और कितने टैक्स हैं? 64 तरह के टैक्स हैं इस देश में। 2 टैक्स हैं वो डायरेक्ट हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। बाकी 62 तरह के टैक्स इनडायरेक्ट हैं। इतने टैक्स हम देते हैं सरकार को, ये पैसा इकट्ठा होकर 20 लाख करोड़ होता है। इसमें से 18 लाख करोड़ लूट लेते हैं नेता और अधिकारी, 2 लाख करोड़ विकास पे खर्च करते। अब 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाए 115 करोड़ की आबादी पर, तो एक आदमी पे कितना निकलेगा? साल का खर्चा कुछ 100 रुपए का निकलता है, और वो लगभग 500-700 रुपए निकलता है। अब एक आदमी पे साल के विकास का 500-700 रुपए खर्च हो तो क्या होगा उसमें, इतनी महंगाई के जमाने में? ऐसे लूट हो रही है हमारे देश की। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प ये है कि जैसे अंग्रेजों की लूट बंद करने के लिए क्रांतिकारियों ने इस देश में अभियान चलाया था, वैसे ही इन काले अंग्रेजों की लूट को बंद करने के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान नाम का अभियान चलाया है। और हम इसमें कुछ काम करना चाहते हैं। उसमें से एक काम ये करना चाहते हैं कि ये जो लूट रहे हैं पैसे को,
ये पैसा भारत के बाहर नहीं जाना चाहिए और ये लूट बंद होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कैसे हो सकती है? हमने इसके लिए सरकार के सामने दबाव डालना शुरू किया है और भारत सरकार को ये कहा है कि जल्दी से इस देश में एक कानून बना दो कि जो भी लूट करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, घूसखोरी करेगा, रिश्वतखोरी करेगा और पकड़ा जाएगा तो 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। उसके लिए दूसरी कोई मुरब्बत नहीं। 3 महीने में उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और फांसी उसको जेल के अंदर नहीं दी जाएगी, चौराहे पर बिजली के तारों से लटका के उल्टा नीचे आग जला के और उसमें मिर्ची का पाउडर झोंक के तब उसको मरने देंगे। जब इतनी सख्त सजा होगी तब घूसखोरी, रिश्वतखोरी इस देश में खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। दुनिया में कई देश हैं, आपको मालूम है, जहां रिश्वत लो तो गोली मार देते हैं सीधे। अभी थोड़े दिन पहले चीन में एक दुर्घटना हो गई थी, कुछ अधिकारी पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। उन अधिकारियों को 90 दिन नहीं हुए, उसके पहले चौराहे पे खड़े करके सबको गोली मारी गई थी, लोगों को दिखा के कि तुम देख लो, अगर तुम ये करोगे तो ऐसे ही तुमको मारी जाएगी। तो भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। हमारे देश में आज मुश्किल क्या है? भ्रष्टाचारी एक तो पकड़े नहीं जाते, पकड़ जाएं तो जिंदगी भर जेल के बाहर रहते हैं, कभी उनको कोई सख्त सजा नहीं मिलती। आप देख लो, मंत्री बन के, मुख्यमंत्री बन के शासन चलाते रहते हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए लूटे हैं इस देश के, मुकदमे भी चल रहे हैं और वो मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। ये मजाक नहीं चाहते हम देश के साथ। हम भारत स्वाभिमान की तरफ से इस बात के लिए लड़ रहे हैं इस देश में कि भ्रष्टाचारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं। और दूसरा, इस बात के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि 62 साल में जो लूट लिया है इन्होंने 110 लाख करोड़ और विदेशी बैंकों में रख लिया है, इसको वापस लाना है, क्योंकि ये देश का पैसा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है। आप पूछेंगे क्या ये वापस आ सकता है? आ सकता है। इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम भारत की संसद से कानून बनाएं, कानून बनाकर इस पैसे को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराएं। अभी ये पैसा जो है विदेशी बैंकों में जमा है नेताओं की व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में। हम चाहते हैं कि ये पैसा हो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में। उसके लिए संसद में एक कानून बनाना है। वो कानून ये होगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश में से जितना भी धन लूटा गया है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। संसद में यह प्रस्ताव आएगा और ये प्रस्ताव जब संसद में आएगा तो इस पर बहस होगी। बहस के समय आप भी देखना, मैं भी देखूंगा, कौन कौन हरामी नेता इसका विरोध कर रहा है, आप ये देखना। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, हरामी नंबर 1 वो ही है, पैसा उसी का है, खाता उसी का है विदेशी बैंकों, नहीं तो विरोध क्यों करेगा? तो पता चल जाएगा किस किस के खाते हैं। और हमारी एक तैयारी है वो ये कि अगर वर्तमान संसद ये कानून पास नहीं करेगी तो हम नई संसद बनाकर ये कानून पास करवाएंगे। वर्तमान संसद के बैठे हुए जो एमपीज जो ये काम नहीं करेंगे तो नए लोगों को चुनकर हम लोकसभा में लेके जाएंगे, कम से कम 350 से 400, और उनकी ताकत पर ये काम करवाएंगे। ये हमारी तैयारी है। और विधानसभाओं के लोग विरोध ना करें उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कि जो एमएलए विरोध करेंगे उनको हटाकर दूसरों को चुनकर लाएंगे इस देश की लोकसभा। एक और रास्ता है हमारे पास। वो रास्ता ये है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हम एक मुकदमा करना चाहते हैं
एक तो अभी हो गया है, एक और करना है। मुकदमा किस बात का? एक बार सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में एक फैसला दिया था। नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे। उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ था। उसमें 133 करोड़ रुपए यूरिया खरीदने के लिए दिए गए, यूरिया नहीं आया, पैसे दे दिए। जांच की गई तो पता चला वो पैसे स्विस बैंक में जमा हो गए और नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि उस खाते को जब्त किया जाए, जिसका खाता है उसको गिरफ्तार किया जाए। तो नरसिम्हा राव के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसको जेल में डाला गया। वो आज भी जेल में है, आज भी जेल में है। और उसका खाता जब्त किया गया स्विट्जरलैंड से, उसमें 133 करोड़ रुपए निकला। वो सारा पैसा स्विट्जरलैंड ने भारत में वापस मंगा लिया। हम स्विट्जरलैंड को हमारे सुप्रीम कोर्ट को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा भारत वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, सभी घोटालों का पैसा आ सकता है। और ये सारा पैसा मिलकर 110 लाख करोड़ रुपए है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पैसे को वापस मंगा सकता है। एक और तरीका है इस पैसे को वापस मंगाने का, वो तरीका है स्विट्जरलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा किया जाए। बहुत बेईमान देश है वो। पता है बेईमानी क्या करते हैं? पैसा जमा कराते हैं, उस पर ब्याज नहीं देते, उल्टा जमा कराने वालों से सर्विस चार्ज लेता है सब। और स्विट्जरलैंड की सरकार क्या करती है? वो पैसे को वो ब्याज पर किसी और को दे देते हैं और उसमें से खूब मुनाफा कमाते हैं और भारत को कुछ नहीं मिलता। ये बेईमानी है। इसके खिलाफ हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जा सकते हैं और मुकदमा हो सकता है। और उस मुकदमे को करने के लिए 50 देश तैयार हैं, क्योंकि कई देशों का पैसा स्विस बैंक में है। उन सबको साथ लेकर हम ये मुकदमा लड़ना चाहते हैं और इस पैसे को लाना चाहते हैं। तो ये पैसा वापस लाना है और इस लाए हुए पैसे से देश की गरीबी को मिटाना है। आप बोलेंगे गरीबी कैसे मिटेगी? उसका हमने पूरा हिसाब निकाला कि 110 लाख करोड़ में से 50 लाख करोड़ का खर्चा करें तो पूरे देश के गरीबों को करोड़पति बना सकते हैं। पूरे देश के गरीबों को करोड़पति, इतना हमारे पास पैसा है। हम क्या चाहते हैं? ये पैसा जब वापस आएगा तो इससे देश के गांव में उद्योग और रोजगार की व्यवस्था करनी है। क्योंकि कोई भी आदमी गरीब है इसका माने बेरोजगार है, काम नहीं है उसके पास। उसको रोजगार दे दो, गरीबी कम हो जाएगी। तो रोजगार मिलते गरीबी कम होती है। तो हर आदमी को काम मिलना चाहिए इस देश में, और जहां वो रहता है उसी गांव में काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि गांव छोड़कर उसको शहर आना पड़े रोजगार की तलाश में। जहां जन्म हुआ, जिस गांव में बड़ा हुआ, उसी गांव में रोजगार उसको मिलना चाहिए। तो क्या यह संभव है? यह संभव है। कैसे संभव है? भारत में 2 लाख ऐसे गांव हैं जहां कपास पैदा होती है, रुई। 2 लाख गांव। इन 2 लाख गांव में जहां कपास पैदा होती है वहां चरखा चलाया जा सकता है हर घर में। चरखा वही जो गांधी जी चलाते थे, उसको चलाने में बिजली नहीं लगती, बिना बिजली के चल सकता है। उस चरखे से सूत बनता है, वो सूत से ये खादी का कपड़ा बन सकता है। ये भी गांव में बन सकता है क्योंकि हैंडलूम पर ये कपड़ा बनता है, मशीन इसके लिए नहीं चाहिए। तो खादी का सूत बनाना, खादी का कपड़ा बनाना, ये 2 लाख गांव में संभव है। आराम से 2 लाख गांव के करोड़ों परिवारों को ये रोजगार हम दे सकते हैं। और इसका मैंने हिसाब निकाला, कोई भी साधारण व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे अगर चरखा चलाए तो 100 से 150 रुपए उसको आराम से मिल जाता है। कोई कोई लोग तो 200 रुपए रोज कमा सकते हैं 8 घंटे चरखा चला के। हर परिवार को रोजी रोटी की व्यवस्था हो सकती है। अब आप बोलेंगे कि ये 2 लाख गांव में खादी बनेगी तो सही,
खरीदेगा कौन? हम खरीदेंगे ना, आप खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा। हम हिंदुस्तान के लोगों से अपील करेंगे कि जिंदगी में कम से कम एक कपड़ा खादी का जरूर खरीदो, ताकि 2 लाख गांवों के बेरोजगार लोगों को काम मिले। एक छोटी सी बात आपको मैं समझाता हूं। मेरे जैसे भारत में 1 करोड़ लोग हैं जो खादी पहनते हैं, जिन्होंने गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लिया हुआ है। जो गांधीवादी हैं वो खादी पहनते हैं। आप जानते होंगे बहुत सारे अपने देश के जो आजादी के आंदोलन के आज भी जिंदा हैं जो क्रांतिकारी, वो खादी ही पहनते हैं। भले मोटी खादी पहनेंगे लेकिन पहनते हैं। ऐसे 1 करोड़ लोग हैं। उन 1 करोड़ लोगों के खादी खरीदने से भारत के 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, चरखा चलाने का, सूत बनाने का। अब मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 1 करोड़ लोग अगर खादी पहनते हैं तो 15 लाख लोगों को काम मिलता है। अगर 100 करोड़ लोग खादी पहनने लगे तो 15 करोड़ लोगों को रोजगार तो खादी से ही मिल सकता है। हम ये टेरिलिन टेरिकॉट जो पहनते हैं ना, ये अपने देश का कपड़ा नहीं है। ये टेरिलिन टेरिकॉट सब विदेशों से आयात होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसमें से बनता है। और ये टेरिलिन टेरिकॉट पहनते तो इसमें गर्मी बहुत लगती है, अंदर ये शरीर को पसीना पसीना कर देता है। इसकी जगह खादी पहनने लगे तो पसीना सूख जाता है, गर्मी भी कम लगती है। खादी का कपड़ा गर्मी में ठंडा होता है, जाड़े में गर्म होता है। और खादी पहनकर 7,32,780 क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी, तो हम खादी क्यों नहीं पहन सकते? हम कुर्ते पजामे खादी के ले सकते हैं, धोती कुर्ता खादी का ले सकते हैं, तौलिया खादी का ले सकते हैं। घर में ये बेड कवर शीट होती है ना, ये खादी की हो सकती है, ये खादी का हो सकता है, पर्दे खादी के हो सकते हैं। कुछ नहीं तो साल में 2-2, 4-4 रूमाल अगर खादी के खरीद ले तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है इस देश में। तो बनाएंगे गांव वाले, खरीदेंगे हम। और मैंने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा अभ्यास किया तो पता चला दुनिया का हर देश खादी खरीदने को तैयार है, बेचने वाला कोई नहीं। अमेरिका और यूरोप में मालूम है सूती कपड़ा सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन खादी का मिले तो वो और अच्छा मानते हैं, लेकिन कोई देने वाला नहीं है क्योंकि बनती नहीं है। अगर भारत के गांव-गांव में खादी बनने लगे, दुनिया भर में बिकेगी और घरों में किसानों के सीधे पैसा आएगा, जो कपास पैदा करेंगे, जो चरखा चलाएंगे, जो सूत बनाएंगे। बेरोजगारी इससे खत्म होगी। दूसरा हम क्या चाहते हैं, हर गांव में सरसों पैदा होती है, तिलहन पैदा होता है, तो हर गांव में तेल पैदा हो सकता है। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, ये सब तेल गांव में पैदा होकर डब्बे में भर के शहर में बिकने को जा सकते हैं। और एक साल में भारत में 56,000 करोड़ रुपए का तेल बिकता है। इतने तेल पर 50,000 गांव में रोजगार लोगों को मिल सकता है, जो तेल बनाकर हमें दें। आप बोलेंगे तेल मिल हम छोटी लगा सकते हैं, जो कोल्हू जैसी होती थी पहले, जो बिना बिजली के भी चल सकती। और जिन गांवों में बिजली है वहां बिजली की भी लगा सकते हैं। और मैंने तो ये जानकारी ली प्रयोगशाला में जांच करवा के कि बिजली की तेल मिल से जो तेल निकाला जाता है और बैल के द्वारा कोल्हू चलाकर जो तेल निकाला जाता है, उसमें बैल वाले कोल्हू के तेल की क्वालिटी 1000 गुनी ज्यादा है बिजली के मिल की क्वालिटी से। और अब मुझे पता चला कि हमारे पुराने पुरखे वो कोल्हू का तेल खाते थे, किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था, किसी को डायबिटीज नहीं होती थी, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं था, किसी को शुगर नहीं थी, किसी को हेमरेज नहीं होता था, क्योंकि वो तेल खाने से एचडीएल बढ़ता था। और एचडीएल बहुत जरूरी है जो शरीर का ज्यादा बढ़े। एलडीएल और वीएलडीएल खतरनाक है, जो नहीं बढ़ना चाहिए। ये एलडीएल वीएलडीएल बढ़ता है मिल के तेल से, मशीन के तेल से। तो गांव-गांव ये कोल्हू का तेल निकाल के बैलों की मदद से बहुत बड़ा व्यापार चल सकता है, रोजगार मिल सकता है। ऐसे ही एक तीसरा उदाहरण देता हूं। भारत में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है,
और वो आलू का चिप्स बन सकता है और वो चिप्स बाजार में बिक सकता है। अभी हम बाजार से चिप्स खरीदते हैं, 15 रुपए का एक पैकेट आता है और 15 ग्राम चिप्स निकलता है, माने 1000 रुपए किलो चिप्स बिकता है और 20 रुपए किलो आलू बिकता है। तो आलू बेचने में फायदा नहीं, चिप्स बेचो ना। तो 90,000 गांव में चिप्स बनाने का काम हमारी माताएं बहनें कर सकती हैं। सब घर की माताओं को चिप्स बनाना आता है, वो बेचने के लिए हम सब लोग शहर में मदद कर सकते हैं। ऐसे ही भारत के 60-65 हजार गांवों में टमाटर पैदा होता है, तो टमाटर की चटनी गांव में बन सकती है और पैकेट में भर के शहर में बिक सकती है। हमारे गांव में जो पैदा होने वाली चीजें हैं, गेहूं पैदा होता है भारत के 2-2.5 लाख गांवों में। हर गांव में गेहूं का आटा निकाला जा सकता है और आटे को पैकेट में बंद करके शहर में बेचा जा सकता है। तो रोजगार गांव में खड़ा करना है ताकि गांव के हर आदमी को अपने ही स्थान पर काम मिले, उसको शहर जाकर किसी की नौकरी नहीं करनी पड़े। और ये रोजगार का काम खड़ा करने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, वो स्विस बैंक के आएंगे तो उसमें से हम खर्च करना चाहते हैं। उसी में से हम और पैसा खर्च करना चाहते हैं स्कूल बनाने के लिए हर गांव में। अभी भारत के 50% बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं। तो उन सब बच्चों के लिए गांव में स्कूल खोले जा सकते हैं। फिर हमारे गांव में सड़क नहीं है, सड़कें बन सकती हैं, पानी की व्यवस्था हो सकती है, बिजली की भी व्यवस्था 1 लाख से ज्यादा गांव में हम कर सकते हैं। एक छोटा छोटा पावर प्लांट लगाएं 1 मेगावाट का, 4.5 करोड़ में लग जाता है। 4.5 लाख करोड़ में 1 लाख पावर प्लांट लग सकते हैं और एक पावर प्लांट से 4-5 गांव को बिजली आराम से मिल सकती है, माने हर गांव बिजली से जगमगा सकता है 4.5 लाख करोड़ के खर्चे में। और हमारे पास 110 लाख करोड़ है, 4.5 लाख करोड़ खर्च करना कौन बड़ी बात है। मैंने तो एक दिन सारा हिसाब निकाल लिया तो 50 लाख करोड़ का कुल खर्चा होगा और हर गांव में सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, बिजली की, शिक्षा की, चिकित्सा की, पानी की, रोजगार की, व्यापार की, सारी व्यवस्थाएं 50 लाख करोड़ में हो जाएंगी। तो भी 60 लाख करोड़ बचेगा हमारे पास। उस बचे हुए पैसे को बैंक में जमा कर दो, 1 साल का ब्याज 10% का आएगा तो 6 लाख करोड़ का ब्याज मिल जाएगा। उतने ब्याज से देश का हर साल बजट हम बना सकते हैं। किसी से टैक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है और टैक्स के माध्यम से जो लूट हो रही है उसको पूरा बंद करा सकते हैं। हम चाहते हैं कि किसी से टैक्स ना लिया जाए और तो भी देश चले बिना टैक्स के। अब बिना टैक्स के देश चलेगा तो कैसे? स्विस बैंक के पैसे से ब्याज मिले, उससे ही देश का विकास करो, टैक्स की जरूरत क्या। और टैक्स अगर हम खत्म करेंगे तो परिणाम जानते हैं क्या होगा? केंद्र सरकार के सारे टैक्स खत्म कर दें, महंगाई 70% कम हो जाएगी इस देश, 70%। इसका मोटा हिसाब बताता हूं। जो चीज अभी 100 रुपए में आप खरीदते हैं वो 30 रुपए में मिल जाएगी। जो 200 में खरीदते हैं वो 60 रुपए में मिल जाएगी। आप हर चीज सस्ती हो जाएगी और चीजें जब सस्ती हो जाएंगी तो गरीबों को भी आसानी से जिंदगी चलाने का रास्ता खुल जाएगा। तो हम महंगाई खत्म करना चाहते हैं, गरीबी खत्म करना चाहते हैं, बेकारी खत्म करना चाहते हैं। पैसे कहां से लाएंगे? ये नेताओं ने जो लूटा है उसी में से इस पैसे का इस्तेमाल करके हम करना चाहते हैं। लोगों से हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पहले ही लूट लिया है नेताओं ने, उसी से देश का काम हो सके। और एक फायदा होने वाला है कि हम जब टैक्स खत्म करेंगे तो सबसे पहले इनकम टैक्स खत्म करना चाहते हैं। इनकम टैक्स खत्म करने का फायदा क्या होगा? देश में कुछ पैसा ऐसा है जिसको काला धन कहते हैं, ब्लैक मनी। ये वो पैसा है जिस पर इनकम टैक्स नहीं दिया गया। हम इनकम टैक्स हटाना चाहते हैं तो सारा धन सफेद हो जाएगा और जो धन सफेद होगा वो बाजार में आ जाएगा। तो 36 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाजार में आ जाएगा। और इतना पैसा अगर हमारे पास आता है तो हमको दुनिया में किसी देश से भीख लेने की जरूरत नहीं है।
दान लेने की जरूरत नहीं है। हमारे देश का विकास हम उसी पैसे से कर सकते हैं। फिर हम एक्साइज ड्यूटी हटाएंगे, सेल्स टैक्स हटाएंगे, सारे टैक्स हटाकर इस देश की जनता को आराम का और सुख का जीवन जीने को मिले, वो काम हम करना चाहते हैं। इसी के लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान हमने चलाया। इस अभियान में और एक दो काम हम करना चाहते हैं। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था आजकल अंग्रेजी में है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी आई, अब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी क्यों चलनी चाहिए? और ये अंग्रेजी विदेशी भाषा है, हमको आती नहीं है, हमारे देश के विद्यार्थियों को आती नहीं है। मार मार कर हम उनको सिखाते हैं, फिर भी नहीं आती है, क्योंकि विदेशी भाषा है। क्यों आनी चाहिए? मैं तो लोगों से सीधे सीधे कहता हूं कि हम जितना मार मार के बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं, उतना कोई अंग्रेज अपने बच्चों को मार मार के हिंदी नहीं सिखाता कभी। जब वो हिंदी नहीं सिखाते, हम अंग्रेजी क्यों सिखा रहे? हमको ऐसी गलतफहमी हो गई है कि किसी देश में नहीं चलती। चलती है, जापान में जापानीज चलती है, चीन में चाइनीज चलती है, डेनमार्क में डेनिश चलती है, नीदरलैंड में डच चलती है। सभी देशों में उनकी मातृभाषाएं चलती हैं। अंग्रेजी सिर्फ उन देशों में चलती है जो अंग्रेजों के गुलाम थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे न्यूजीलैंड, जैसे कनाडा, जैसे अमेरिका, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सब अंग्रेजों के गुलाम देश, इसलिए अंग्रेजी चलती है। जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं, कहीं अंग्रेजी नहीं चलती। तो अंग्रेजी दुनिया की भाषा नहीं है, 14 देशों की भाषा। और दुनिया में सबसे खराब और रद्दी और मूर्खता की भाषा है तो ये अंग्रेजी ही है। इस भाषा का कोई सिर और कोई पैर नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, अंग्रेजी भाषा कैसी मूर्खों की भाषा है। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसका नाम है पुट। उसकी स्पेलिंग है PUT, पुट। तो BUT, बुट होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कहते नहीं BUT बट, तो PUT पट होना चाहिए। CUT कट, BUT बट, तो PUT पट क्यों नहीं होना चाहिए बताइए? और अगर PUT पुट, तो BUT बुट और CUT कुट क्यों नहीं होना चाहिए? अंग्रेजों के पास इसका कोई जवाब नहीं। कहीं यू ऊ हो जाता है, कहीं आ हो जाता है। ऐसा होता है दुनिया में कभी? कहीं आ कहीं ऊ। या तो आ कर लो या ऊ कर लो, दोनों में से एक कर लो उसको। कितनी मूर्खता की भाषा है ये अंग्रेजी। और एक उदाहरण देता हूं आपको। अंग्रेजी में एक शब्द है केमिस्ट्री, तो उसकी स्पेलिंग क्या है? CHEMISTRY। तो CHE यहां पे का है, केमिस्ट्री माने का। तो अंग्रेजी में एक और दूसरा शब्द होना चाहिए, कोपड़ा, CHOPARA, उसको कहते हैं चोपड़ा। तो CHOPARA अगर चोपड़ा है तो CHEMIS केमिस्ट्री होनी चाहिए। और CHEMIS अगर केमिस्ट्री है तो CHOPARA कोपड़ा होना चाहिए। कोई उत्तर नहीं है अंग्रेजों के पास। कहीं CH का है, कहीं चा है। चा कहां है, का कहां है, कुछ हिसाब ही नहीं है उसका। और कहीं कहीं सी का हो जाता है, कहीं सी सा हो जाता है। एक शब्द होता है SUN, आप क्या बोलते हैं? सन, ठीक है। और एक शब्द है SON, उसको क्या बोलते हैं? सन। एक सोन होना चाहिए, एक सन होना चाहिए। SON सोन, SUN सन। SON को भी सन कह रहे हैं, SUN को भी सन कह रहे हैं। मूर्ख हैं कि नहीं? कुछ और छोर नहीं इस भाषा।
और इस भाषा में हम फंस गए मूर्खों बन के। और हम ऐसे फंसे, ना तो अंग्रेज रहे ना हिंदुस्तानी रहे, बीच के खिचड़ी हो गए हम सब। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों का क्या बुरा हाल है इस देश में। मैं कभी कभी किसी के घर जाता हूं, थोड़ी अंग्रेजी जिन्होंने पढ़ ली है वो कैसे मूर्ख होते हैं उदाहरण देता हूं। उनके घर में नाम कैसे होते हैं, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी दोनों का टिंकू कहां से आ गया? ये तो दोनों स्वदेशी हैं, रामदयाल और गायत्री, वो टिंकू विदेशी कहां से आ गया? और उनको मैं पूछता हूं टिंकू नाम क्यों रखा? बस रख लिया। कुछ अर्थ मालूम है टिंकू का? टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, जो अपने बाप की ना सुने मां की ना सुने, वो टिंकू होता है अंग्रेजी में। और हमारे अच्छे खासे आज्ञाकारी बेटे को बोल बोल के टिंकू 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 आवारा बना रहे हैं। ऐसे मूर्ख लोग हैं। कुछ कुछ घरों में जाता हूं तो बच्चों के नाम कैसे रख लेते हैं, डब्लू, बबलू, पिंटू, डिंपल, ट्विंकल। मूर्खों के मूर्ख कुछ नाम नहीं मिले आपको? बबलू, डब्लू, ट्विंकल, टिंपल, फालतू नाम जिनका कोई अर्थ नहीं। और ये अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कैसे मूर्ख हैं, मुझे बहुत उनके ऊपर दया आती है। अंग्रेजी में रौब झाड़ते हैं, आती तो है नहीं, समझते हैं नहीं, कुछ भी पटर पटर बोलना है, रौब लगाना है, रौब झाड़ना है। कैसे बोलते हैं? किसी के घर में मैं घुसा, वो अंग्रेजी में कहता, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज? उनको मालूम ही नहीं मिसेज कहते किसको है। वो अपनी धर्म पत्नी को मिसेज बनाने में लगे हुए। आपको मालूम है अंग्रेजी में मिसेज का अर्थ क्या होता है? इंग्लैंड में और यूरोप में एक बहुत खराब परंपरा है। अब है तो है, उसको खराब मानो अच्छा मानो। परंपरा पता है क्या है? कोई भी स्त्री एक पति से कभी भी संतुष्ट नहीं होती और कोई भी पुरुष एक स्त्री से कभी संतुष्ट नहीं होता। ये उनकी परंपरा है। एक एक पुरुष की 20-20 स्त्रियां होती है, एक एक स्त्री के 20-20 पुरुष होते हैं। अब एक से तो शादी करते हैं, बाकी को ऐसे ही रखते हैं। हां, आप इस पे हंसिए मत, सही बात कह रहा हूं। शादी तो एक ही से होगी, पत्नी तो एक ही होगी, और बाकी 19 स्त्रियां वो सब मिसेज होती हैं। मिसेज का माने होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ बिस्तर में रात को आप सो सकें, वो मिसेज होती है। और यहां अपनी धर्म पत्नी को जो अकेली है, इकलौती है, उसको मिसेज बनाने में मूर्खों के मूर्ख लगे हुए हैं। कहते हैं ये हमारी मिसेज है। तो मैं पूछता हूं रियली वो आपकी मिसेज है? और ये जो मिस्टर शब्द है ना, ये उल्टा है। पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है, और यहां अच्छे खासे पति को मिस्टर बनाने में सब लगे रहते। एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का, जिसको हिंदुस्तानी बहुत बोलते हैं, मैडम। मैडम मैडम मैडम। और हमारे देश में माताएं बहनें भी बुलवाती हैं, मैडम बोलो हमको, मैडम मैडम मैडम। सबसे खराब शब्द है मैडम। आप बोलेंगे बता दो इसका अर्थ क्या है? इंग्लैंड देश में जो वैश्याएं होती है ना, वैश्याएं जो शरीर बेचती है अपना, नहीं सुन लो पहले, ताली बाद में बजाना। जो वैश्याएं अपना शरीर बेचती हैं, उनके छोटे छोटे समूह होते हैं, वैश्याओं के समूह। उस वैश्याओं के समूह की जो मुख्य संचालिका होती है, उसको मैडम कहते हैं। वैश्याओं की हेड वो मैडम होती है। और यहां अच्छी खासी महिलाओं को मैडम 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 मैडम, दिमाग खराब कर रखा है इन मूर्खों ने। ना तो अंग्रेज है ना हिंदुस्तानी है, बीच के खिचड़ी बने हुए।
ये शब्द अंग्रेजी के क्यों बोलते हैं? आप बंद कर दो, इनमें कुछ दम नहीं। अंग्रेजी ही बंद कर दो, कुछ उसमें दम नहीं। सबसे खराब भाषा दुनिया। हमारे यहां कुछ अंग्रेज लोग हैं जो अपने बच्चों को पोइम सिखाते हैं, कविता नहीं सिखाते, पोइम सिखाते हैं। और क्या पोइम सिखाएंगे? एक रटा देते हैं बच्चों को पोइम, जिसका अर्थ ना बच्चे जानते हैं ना माता पिता जानते हैं। वो पोइम है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब बच्चे को मैं पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? नहीं मालूम। किसने सिखाया? मम्मा ने सिखाया। तो मम्मा को पूछता हूं आपको अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। फिर किसने सिखाया? टीचर ने सिखाया। टीचर को पूछो अर्थ मालूम है? नहीं मालूम। फिर सिखाया क्यों? अर्थ ही नहीं मालूम जब उसका। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश तुम चली जाओ, यहां पे कभी भी मत आओ क्योंकि हमको खेलना है। अब बच्चा बोल रहा है बारिश बारिश चली जाओ, कभी भी मत आओ, मुझे खेलना है। और ऐसे करोड़ों बच्चे बोल रहे हैं बारिश बारिश चली जाओ, कभी भी मत आओ। भगवान ने ये प्रार्थना सुन ली तो हमारे बच्चे बोल रहे हैं बारिश बारिश भाग जाओ चली जाओ, भगवान ने ले लिया बारिश को वापस, और बारिश हुई नहीं इस देश में। सूखा पड़ेगा, आप भूखे मरेंगे, मैं भूखा मरूंगा। ऐसी अंग्रेजी पोएम है जो हम मूर्ख अपने बच्चों को सिखा रहे। भारत में 60% खेती बारिश पे होती है, आपको मालूम। बारिश नहीं होगी, किसान मरेगा, हम मरेंगे। इसलिए बारिश होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत की कविता तो दूसरी होती है। हमारे यहां देशी कविताएं होती हैं। एक मराठी कविता सुनाता हूं, उसका बाद में हिंदी अर्थ बताऊंगा। मराठी कविता है, ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। पाऊस माने बारिश, ये रे माने आओ आओ। तो बच्चा है बारिश को बुला रहा है, बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ, नहीं आओगी तो मैं पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन तुम आओ। क्योंकि भारत को बारिश की जरूरत है, क्योंकि 60% खेत बारिश के पानी से ही चलते हैं। इसलिए भारत की कविता में बारिश को बुलाया जाता है, विदेशी कविता में बारिश को भगाया जाता है। अब हमें क्या सिखाना है वो हम तय करें हमारे बच्चों। इंग्लैंड में ये कविता गाते हैं, रेन रेन गो अवे, क्योंकि इंग्लैंड में बारिश कभी भी आती है, और जब बारिश आती है तो बच्चों का खेलना कूदना बंद हो जाता है। बारिश पक्की नहीं है इंग्लैंड में, कभी भी आ जाती है। इसलिए वो बोलते हैं बारिश बारिश मत आओ, रेन रेन गो अवे। हमको तो बारिश चाहिए, तो देशी कविताएं गाओ, देशी कविताएं सिखाओ बच्चों को, देशी गीत गाओ, देशी गीत सिखाओ बच्चों को। अंग्रेजी का मोह छोड़ दो, अंग्रेजी से प्रेम छोड़ दो, मातृभाषा से प्रेम करो, मातृभाषा का गौरव करो, सम्मान करो, तो आपका सम्मान दुनिया करेगी, नहीं तो नहीं करने वाली। हमारी भाषा में कोई कमी नहीं है, शब्दों की संख्या सबसे अच्छी। अंग्रेजी में शब्द बहुत कम है, हिंदी में संस्कृत में शब्दों का भंडार है। अंग्रेजी में एक शब्द है सन, SUN, ये एक और अकेला शब्द है, दूसरा सूरज के लिए कोई शब्द नहीं है अंग्रेजी में। संस्कृत में, हिंदी में दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड, ऐसे 84 शब्द हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है मून, चंद्रमा, एक ही है अंग्रेजी में। और हिंदी में 56 से ज्यादा, संस्कृत में 56 से ज्यादा शब्द। अंग्रेजी में एक ही शब्द है वाटर, पानी। हिंदी में पानी के लिए अनेक शब्द हैं। समुद्र का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, पोखर का पानी, सरोवर का पानी, सब पानी के लिए अलग शब्द है। अंग्रेजी में एक ही है वाटर। बहुत गरीब भाषा है अंग्रेजी, शब्द ही नहीं है उनके पास। अंग्रेजी कितनी गरीब भाषा है, चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा, सबके लिए एक ही शब्द है अंकल। और चाची, मामी, मौसी, ताई, फूफी, सबके लिए एक है आंटी। हमारे हिंदी में सभी रिश्तों के लिए अलग शब्द हैं।
तो हिंदी बहुत समृद्धशाली है, उस हिंदी का प्रयोग करो, बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाओ। आप जो मार मार के उनको अंग्रेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी नहीं बनेंगे, मैं लिख के दे देता हूं स्टाम्प पेपर पे। वो ना तो अंग्रेज बनेंगे ना हिंदुस्तानी रहेंगे, बीच में खिचड़ी की तरह से लटक जाएंगे। बच्चों पे बहुत तनाव होता है अंग्रेजी पढ़ने का। मैंने बचपन में महसूस किया है कि मैं कोई बात हिंदी में 1 घंटे में याद करता था तो वही बात अंग्रेजी में याद करने में 6 महीना लग जाता था, रटना पड़ता था और फिर भूल जाता था, फिर मार पड़ती थी, फिर पढ़ता था, फिर भूलता था। तो अंग्रेजी तो भूलने के लिए है ही, उसमें याद रखने लायक है क्या? आप बोलेंगे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? दुनिया में जापान नाम के देश में कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ता, उनका व्यापार पूरी दुनिया में चलता है। जर्मनी के लोग अंग्रेजी से नफरत करते हैं और जर्मन लोगों का व्यापार पूरी दुनिया में है। फ्रांस वाले अंग्रेजी से नफरत करते हैं, फ्रांसीसियों का व्यापार पूरी दुनिया में है। रूस वाले अंग्रेजी नहीं सीखते, रूस का व्यापार पूरी दुनिया में है। तो हमारा भी चलेगा और शायद ज्यादा अच्छा चलेगा। जब हम हिंदी में संस्कृत में काम करने लगेंगे हमारा व्यापार ज्यादा अच्छा चलेगा। इसलिए ये विदेशी भाषा छोड़ो, ये गुलामी भाषा की अपने जीवन से निकालो। इसके लिए हम भारत स्वाभिमान अभियान चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सारा कुछ मातृभाषा में पढ़ने और पढ़ाने का काम होना चाहिए, अंग्रेजी में सब बंद होना चाहिए। इसी तरह से हम चाहते हैं हमारी कानून व्यवस्था सब बंद होना चाहिए, हमारी कानून और न्याय व्यवस्था हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। भारत में 64 तरह की व्यवस्थाएं हैं जिनको बदलने के लिए ये भारत स्वाभिमान का अभियान हम चलाना चाहते हैं। हम एक काम और करना चाहते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी के जो प्रतीक हैं वो आजादी के बाद हमें खत्म करने। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे रोड हैं जिनके नाम अंग्रेजों के नाम पर पड़े हुए हैं। मिंटो रोड, लॉरेंस रोड, कर्जन रोड, बेंटिंग रोड, मेयो रोड। ये क्यों होना चाहिए अंग्रेजों के जाने के बाद? खत्म करो ये सब नाम। कई कॉलेज हमारे अंग्रेजों के नाम पर हैं, एल्फिंस्टन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, मिंटो कॉलेज, लिनलिथगो कॉलेज, मैकॉले कॉलेज। क्यों होना चाहिए अंग्रेजों के नाम पर कॉलेज? हमारे शहर भी कई अंग्रेजों के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है उसका नाम है डलहौजी, गोवा में एक शहर है उसका नाम है वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा तो लुटेरा था, डलहौजी तो अत्याचारी था, उनके नाम पर शहरों के नाम हम क्यों रखें? कई सारे अंग्रेजों की मूर्तियां अभी भी इस देश में लगी हुई हैं, बम लगा के उड़ा देना चाहिए सबको। क्यों होनी चाहिए वो मूर्ति? बंबई में हम जाते हैं, एक बड़ा रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहां सारी अंग्रेजों की मूर्तियां हैं। रेल स्टेशन चर्च गेट एक स्टेशन है, वहां अंग्रेजों की मूर्तियां लगी हो। कई हमारे देश में भवन हैं अंग्रेजों के नाम पर, कर्जन हाउस, चैथम हाउस, मिंटो हाउस, मियो हाउस, सब अंग्रेजों के नाम पर। क्यों? खत्म करना चाहिए। हमारे यहां तो कई बहुत सारे पार्क अंग्रेजों के नाम पर हैं। एक जिम कार्बेट नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, एक अंग्रेज के नाम पर है। क्यों? मर गया वो तो चला गया, नाम बदलना चाहिए। और ऐसे ही अंग्रेजों की गुलामी की निशानियां हमने अपने जीवन में सहेज सहेज कर रखी हैं। उनमें से एक निशानी है, एक गाना गाते हैं हम, जनगण मन अधिनायक जय। ये अंग्रेजों के लिए गाया था हमने, ये हमारा गाना थोड़ी है। एक अंग्रेज आया था इस देश में, उसका नाम था जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ। 1911 में आया, 27 दिसंबर को कलकत्ता में आया। तो उस समय उसके स्वागत के लिए गाना लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। वो यही गाना है, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। माने भारत का भाग्य विधाता कौन? जॉर्ज पंचम। उसकी जय जयकार कर रहे हैं, जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता।
फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, भारत का जितने भी राज्यों का समूह है, पंजाब, सिंध, गुजरात,